हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू वन स्टडी। तो आज हम देखेंगे यूपीएससी सीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था। तो उसके बेसिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को। तो 2019 यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन आया था कि नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। लेकिन हमारे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये समझना इम्पोर्टेंट है कि नाइन्थ शेड्यूल बेसिकली है क्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो नाइन्थ शेड्यूल जो है वो बेसिकली लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था ड्यूरिंग जवाहरलाल नेहरू। और ये लाया क्यों गया था? बेसिकली इसका आइडिया ये था कि वो सभी सेंट्रल लॉज, चाहे वो स्टेट लॉज हों, यदि वो नए शेड्यूल में आ जाते हैं, इसमें हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो उनको हम कोर्ट्स में कोई भी व्यक्ति फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के नाम पर उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो दोबारा देख लेते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनके दौरान ये लाया गया था। और इसका कंसेप्ट ये था कि वो सभी लॉज, चाहे वो सेंट्रल लॉज हों, चाहे वो स्टेट लॉज हों, यदि वो नाइन्थ शेड्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, तो उनको कोई भी कोर्ट्स में जाकर उनके फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के नाम पर, चाहे वो किसी और अधिकारों के हनन के नाम पर, वो उनको कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसका लाने का आइडिया क्या था? लाने का आइडिया ये था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए। उसमें एक कंसेप्ट आया कि ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करना है, एबॉलिश करना है। तो उसमें एक कंसेप्ट और आया लैंड सीलिंग का, कि जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड्स हैं वो उनको दिए जाएँगे, जिनके पास लैंड नहीं है, लैंड्स नहीं है, लैंडलेस जो लोग हैं उनको दिए जाएँगे, उनको ट्रांसफ़र किए जाएँगे। तो ये कंसेप्ट लाया गया। अब क्योंकि जिनके पास लैंड्स हैं उनके हाथों से लैंड्स उनके पास जा रही हैं, जिनके पास लैंड्स नहीं हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट आता है। तो लोग इसके लिए भी कोर्ट्स में जा सकते हैं कि भाई ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, हमारे अधिकार है, तो आप हमारे अधिकारों की हनन नहीं कर सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नया शेड्यूल लाया गया। और इसमें ये कहा गया कि इसमें उन सभी लॉज़ को हम लाएँगे जो कि हमारे कंट्री के लिए, जो कि हमारे कंट्री के इंटीग्रिटी के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हर बार लोग जाएँगे कोर्ट्स में, तो ये डेवलपमेंट पर हर्डल क्रिएट करेगा। तो इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट के 1951 को करके ये नया शेड्यूल लाया गया। और इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया 31 बी। 31 बी आर्टिकल इसमें ऐड किया गया। और ये वही टाइम था जब हम एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर रहे थे और ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने की बात हो रही थी। तो बेसिकली कंसेप्ट यही है कि नाइन्थ शेड्यूल में कोई भी लॉज़, चाहे वो सेंट्रल लॉज़ हों, चाहे वो स्टेट लॉज़ हों, यदि उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि ऐसा होने लग गया, तो कई बार ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है। ये बात भी तो हो सकती है। इसलिए आईआर कोहेलियो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि नाइन्थ शेड्यूल ऐसा नहीं है कि आपको पूरा अधिकार दे दिया गया है गवर्नमेंट के पास कि आप कोई भी लॉज़ को इसमें डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये भी जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंदर आ सकता है। लेकिन इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि इससे पहले कि हम चेक करेंगे कि ये जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, उसको डुअल टेस्ट से के बेसिस पर देखेंगे। ये बेसिकली क्या है? कोई भी लॉज़, सेंट्रल लॉज़ हों, चाहे वो स्टेट लॉज़ हों, यदि वो नए शेड्यूल में लाए जाते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर आते हैं, कि क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाएगा। दूसरा ये देखा जाएगा कि यदि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं, तो क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी, क्या वो वॉयलेट कर रहे हैं? क्या उसको डैमेज कर रहे हैं? अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिस पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है। हमारे जो सोवरेनिटी का कांसेप्ट है, डेमोक्रेसी का कांसेप्ट है,
सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, रिपब्लिक का कंसेप्ट है। ये सभी कंसेप्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले तो देखा जाएगा कि वो लॉज़ क्या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा कि क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को भी कर रहे हैं। यदि दोनों को कर रहे हैं तो इस केस में उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोबारा से देख लेते हैं। 9 शेड्यूल वो शेड्यूल है जहाँ पर हम उन लॉज़ को डालते हैं, उन सेंट्रल लॉज़ और स्टेट लॉज़ को डालते हैं जिनको कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने IR कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में ये बोला कि इसको भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यदि वो डुअल टेस्ट का पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको भी हम जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंदर डाल सकते हैं। और यदि वो दोनों फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करता है, साथ ही साथ बेसिक स्ट्रक्चर को भी वायलेट करता है, तो उन सभी लॉज़ को जो कि 9 शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं, उनको हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। तो हमने ये देखा 2019 में ये क्वेश्चन आया था 9 शेड्यूल से, जिसमें ये पूछा गया था कि ये किस प्राइम मिनिस्टर के दौरान लाया गया था। तो इसका आंसर बेसिकली जवाहरलाल नेहरू था। लेकिन हमें इसके साथ ये भी देखना है कि ये कंसेप्ट क्यों है। काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी, सीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो। तो आज हमने 9 शेड्यूल को समझने की कोशिश की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि इसमें इसका कंसेप्ट क्या है। बेसिकली इसका कंसेप्ट ये है कि हम कोर्ट्स में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखना है कि जो ये केस है ये किससे रिलेटेड है। तो ये ध्यान रखना है कि 9 शेड्यूल से रिलेटेड है। और तीसरा ये भी ध्यान रखना है कि क्या इसके अंदर जो भी लॉज़ डाले जाते हैं, क्या वो जुडिशियल स्क्रूटिनी के पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो ये भी ध्यान रखना है। तो आज हमने इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।